हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने एसपी एजुकेशन पॉइंट चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम 5 मई की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करें इससे पहले आपके लिए मोटिवेशनल कोड कि विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। यानी विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। यानी आप अपने ऊपर विश्वास ज़रूर करें कि आप ये कर सकते हैं और वो आप कर देंगे। ठीक है, तो इसी मोटिवेशनल कोड के साथ अपने सेशन की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, आज का पहला ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्या वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन जो पिछली रिपोर्ट्स आई हैं उसमें भी कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नीति आयोग जो भी रिपोर्ट्स जारी करता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ामों में। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने एसडीजी, क्या है एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो होते हैं वो है एसडीजी सूचकांक 2020-21 निम्न में से किस राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा। यानी कि जो नीति आयोग के द्वारा जो 2020-21 के लिए सूचकांक जारी किया गया है एसडीजी, उसमें शीर्ष राज्य कौन है। तो उसमें जो शीर्ष राज्य है फ्रेंड्स वह है केरल। कौन है? केरल। कौन है? केरल को यह पहले शीर्ष स्थान पर रखा गया है। डिटेल देख लेते हैं कि केरल ने नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स इंडिया इंडेक्स 2020-21 में तीसरे संस्करण, कौन सा ये संस्करण था? तीसरा संस्करण था। ये जरूर संस्करण आप जरूर याद रखें कि कौन सा संस्करण था, तो वह तीसरा संस्करण था। तीसरे संस्करण में शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि बिहार सबसे खराब जो प्रदर्शन रहा है वह किसका? बिहार राज्य का रहा है। ठीक है, सतत विकास एसडीजी के लक्ष्यों में के लिए सूचकांक में सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय मापदंडों और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का इसमें मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, केरल का जो स्कोर था वह 75 स्कोर के साथ वह शीर्ष स्थान पर बरकरार है। और भारत के एसडीजी इंडेक्स का तीसरा संस्करण को नीति आयोग के किसने लॉन्च किया है? तो उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, अन्य राज्य हैं उनकी रैंकिंग भी देख लेते हैं कि 75 अंकों के साथ केरल टॉप पर रहा है। उसके बाद 74 अंकों के साथ हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, यानी ये संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु बने हुए हैं। फिर 72 अंकों के साथ आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड हैं, तथा 71 अंकों के साथ सिक्किम और 70 अंकों के साथ ये महाराष्ट्र हैं। तो कम से कम आप 3 जरूर याद रखें कि टॉप पर केरल है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और उसके बाद तमिलनाडु। ठीक है, तो आप ये 3 राज्य जरूर याद रखें। फिर सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में आपने देखा ही कि सबसे खराब प्रदर्शन जो था वो बिहार राज्य का था। ठीक है, ये 52 अंक थे। 52 से ऊपर फिर झारखंड, फिर आसाम, फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का है। फिर इसके बाद 61 अंकों के साथ छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा। ठीक है, ये जो है पूरी डिटेल है कि किसको किस रैंकिंग पर रखा गया है। नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। जो इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था, और नीति आयोग का जो मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष होते हैं वह पीएम होते हैं। कौन होते हैं? अध्यक्ष पीएम, और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। और नीति आयोग को जो है योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और खेलों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में, कहाँ लॉर्ड्स में अपने टेस्ट पदार्पण, यानी जो वो वहाँ से शुरुआत करते हैं, तो इन्होंने अभी पदार्पण किया था टेस्ट मैच में। सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, यानी जो भारतीय खिलाड़ी थे उनका रिकॉर्ड तोड़ा गया है। तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वह कौन है? तो वह हैं डेवोन कॉनवे। कौन है? डेवोन कॉनवे। इन्होंने सौरव गांगुली की 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। डिटेल देख लेते हैं कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के 25 साल पुराना जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया। सौरव गांगुली की तरह बाएं हाथ के बल्लेबाज कॉनवे इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शुरुआती दिन में 136 रन पर खेल रहे थे, और इसी बीच गांगुली का जो रिकॉर्ड था वह 131 रनों का रिकॉर्ड था, जिसको उन्होंने तोड़ दिया। ठीक, भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली हैं।
और लॉर्ड्स 1996 में, लॉर्ड्स में टेस्ट पदार्पण में इन्होंने कब 1996 में बनाया था 131 रन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो हमारे संबंध है इस देश से काफ़ी अच्छे, इसलिए यह जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया। तो वह अनिरुद्ध जगन्नाथ किस देश के हैं? तो वह जो है मॉरिशस, कहाँ के हैं? मॉरिशस के यह पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और ये आप इनका जो है चित्र देख सकते हैं डायग्राम की, ये हैं अनिरुद्ध जगन्नाथ। ठीक, इनका निधन हो गया। डिटेल है कि मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही रह चुके हैं। ठीक है, दोनों ही रह चुके हैं। और भारत और हिंदी के प्रति अपने खास लगाव के लिए पहचाने जाने वाले अनिरुद्ध जगन्नाथ को प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया। यानी जो भारत का पहला प्रवासी भारतीय सम्मान है वह अनिरुद्ध जगन्नाथ को ही दिया गया था। वह कब? 2003 से 2012 तक देश के राष्ट्रपति थे और इससे पहले भी वे प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, तो ये इनकी डिटेल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने, ये इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, ये आप इसको ज़रूर नोट कर लें कि किस देश ने इनक्यूबेटर्स का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से वैश्विक पहल, कौन सी वैश्विक पहल? मिशन इनोवेशन, कौन सी? मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है। इस योजना का आप जरूर नाम याद रखें कि मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज किस देश ने लॉन्च किया है? तो यह भारत। कौन? भारत। इसलिए यह इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। डिटेल देख लेते हैं कि भारत ने स्वच्छ ऊर्जा, किसके लिए? स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समुदाय सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल, और पहल का नाम क्या है? मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च कर दिया है। और स्वच्छ ऊर्जा को दशकों तक किफ़ायती, आकर्षक और सुलभ बनाने के उद्देश्य से, और पेरिस समझौते और शुद्ध शून्य, कौन सी? शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में कार्यवाही को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह मिशन शुरू किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ जो पेरिस समझौता है यह क्या है? तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि जो पेरिस समझौता सन 2015 में, कब? सन 2015 में आयोजित हुआ था। और यह जो था COP21 था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का यह 21वां संस्करण था, यानी COP COP21 था। और इसमें कुछ जो है लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, और उन लक्ष्यों को हम SDG के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ रहे तापमान को भी कम करने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। और ये जो लक्ष्य थे 2030 तक इनको पूरा करना था, और यह 2020 से लागू हो चुके हैं। और इसमें जो 17 SDG लक्ष्य, कितने? 17 SDG लक्ष्य रखे गए हैं। तो और इसका आयोजन जो कॉप है, इसका आयोजन कौन कराता है? तो इसका आयोजन जो है UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर इसके बारे में ध्यान रखें। और इस बार का जो COP 26 कहाँ होने वाला है? तो यह इंग्लैंड के ग्लासगो, कहाँ? इंग्लैंड के ग्लासगो में इस बार का जो है COP 26 होने वाला है, 2021 का होगा। ठीक है, ये डिटेल आप ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम्स में आता ही आता है COP से रिलेटेड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ADB और भारत के किस राज्य में सड़क उन्नयन के लिए $25 लाख, कितना? $25 लाख ऋण की सहायता के लिए एक समझौता किया है? तो कहाँ पर ये रोड और सड़कों का विकास किया जाएगा? तो वह राज्य होगा सिक्किम। सिक्किम के लिए $25 लाख का समझौता किया गया है। ये है ADB बैंक। ठीक है, ADB बैंक। डिटेल देख लेते हैं कि एशिया विकास बैंक और भारत सरकार ने सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और ADB सिक्किम में प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन से संबंधित परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए $25 लाख परियोजना तत्परता वित्त पोषण ऋण दिया है। यह कनेक्टिविटी में सुधार करेगा और राज्य की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। प्रोजेक्ट रेडीनेस, कौन सा? प्रोजेक्ट रेडीनेस नैनसिंग प्रमुख जिलों एवं अन्य सड़कों को राष्ट्रीय और राज्य नेटवर्क से जोड़ने में मदद करेगा। 2011 में सिक्किम में सड़क संपर्क सुधार के लिए ADB द्वारा वित्त पोषित उत्तर पूर्वी राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये डिटेल याद रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है ADB के बारे में पूरी डिटेल निकालें और उसको याद जरूर रखें कि इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1966 में। कब हुई थी? 1966 में एक क्षेत्रीय
क्षेत्रीय विकास बैंक के रूप में 1966 में हुई थी। वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 68। कितने हैं? 68 यानी 68 देश है और 49 सदस्य एशिया प्रशांत क्षेत्र के ही हैं। एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो यह फिलीपींस में। कहाँ है? फिलीपींस के कहाँ पर है? फिलीपींस के मांडालुयोंग में, ठीक, यहाँ पर है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं कौन है? मात्सुगु आसाकावा। कौन है? मात्सुगु आसाकावा। और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वह कौन है? तो अशोक लवासा। कौन है? अशोक लवासा बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह किस ग्रह में वर्ष 2028 से 30 के बीच में अभियान भेजेगा। तो वह कौन सा ग्रह होगा? तो नासा, ठीक है, नासा ने यह घोषणा कर दी है। तो वह शुक्र ग्रह, कौन सा होगा? शुक्र ग्रह पर वह 2028 से 30 के बीच में जो है अभियान भेजेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा कर दी है कि वह शुक्र के लिए वर्ष 2028 से 30 के बीच में 2 अभियान भेजेगा। और ये मिशन बेहद खास होने वाले हैं। इनके जरिए नासा के वैज्ञानिक शुक्र ग्रह के वायुमंडल और उसकी भूवैज्ञानिक विशेषताओं की जांच भी करेंगे, ठीक है। इसके लिए नासा ने कितने 50 करोड़ डॉलर की फंडिंग को मंजूरी दे दी है। कितने? 50 करोड़ के डॉलर के फंडिंग की मंजूरी भी दे दी है। और नासा का आपको फुल फॉर्म ज़रूर याद रखना है, क्योंकि नासा का फुल फॉर्म लगभग 10 से 15 एग्जामों में पिछली बार पूछा जा चुका है और अब भी इसके पूछे जाने की उतनी ही संभावना है। तो नासा का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। फ्रेंड्स, 1958 में ही हमारे आनबानसान DRDO की स्थापना हुई थी। किसकी? DRDO की स्थापना भी सन 1958 में ही हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि फोर्ब्स द्वारा जारी ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ी, कितने 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एक मात्र भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो वह कौन है? विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। तो डिटेल देख लेते हैं कि भारतीय कप्तान विराट कोहली लगातार 5वें साल फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल हुए हैं। और पिछले साल 66वें स्थान पर थे और इस बार 7 स्थानों की छलांग लगाते हुए 59 स्थानों पर आ गए हैं। और ठीक है, उनकी कमाई 32 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन? आप इसको लगा लें और नोट कर लें कि किस देश ने LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल्स के साथ संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है। तो वह देश कौन सा है? तो वह धोखेबाज चीन है। कौन है? धोखेबाज चीन। फ्रेंड्स, आप इसको धोखेबाज चीन के नाम से ज़रूर याद रखें, क्योंकि यह इसकी जो विस्तारवाद नीति है वह सभी को धोखा देती है। यह पहले जो देश है पहले लोगों को इतना ज़्यादा ऋण देता है और फिर उसको अपने कब्जे में ले लेता है। तो डिटेल देख लेते हैं कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ एक संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली बनाई है। कौन सी वायु रक्षा प्रणाली बनाई है? और संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली को पश्चिम थिएटर कमांड की वायु सेना और सेना के तत्वों के साथ विकसित किया गया है। चीन ने पहली बार पश्चिमी सीमाओं पर एकीकृत सैन्य वायु तथा रक्षा प्रणाली विकसित की है। सेना और वायुसेना की सभी संपत्तियों को केंद्रीय नियंत्रण में रखने के लिए संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली विकसित की गई है। सन 2017 में चीन ने LAC के पास एयरबेस और हेलीपोर्ट की संख्या बढ़ा दी है। और ये LAC क्या है? ये LAC यह एक रेखा है जो भारत नियंत्रित क्षेत्र को चीनी नियंत्रित क्षेत्र से अलग करती है। और भारत और चीन के बीच में प्रमुख असहमति LAC के पश्चिमी हिस्से पर है। कौन से? पश्चिमी हिस्से पर LAC पर जो है विवाद ही बना ही रहता है भारत और चीन के बीच में। तो LAC कितने भाग हैं? LAC टोटल जो पूरी है वह 3 भागों में है। कितने भागों में बटी हुई है? LAC जो है पूरी 3 भागों में बटी हुई है। देख लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाला जो क्षेत्र है, ये मेरे द्वारा मैप में ही आपको बता दिया जा रहा है। फ्रेंड्स, आप जो है इंडिया का मैप ज़रूर बनाना सीख ले, ठीक है, क्योंकि ये इंडिया का मैप आपको हर जगह ही काम आने वाला है। तो अभी मेरे द्वारा फ़िलहाल तो ये वाला क्षेत्र जो है ये LAC कहलाता है, जो ये सीमा है, ठीक है। तो
इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से भाग होंगे? अरुणाचल प्रदेश सिक्किम वाला एक पार्ट हो गया, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की सीमा यहाँ तक, और तीसरा जो पार्ट है ये लद्दाख का क्षेत्र है। यानी 3 पार्टों में इसको विभाजित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट है कि भारतीय नौसेना ने किस हाइड्रोग्राफिक, कौन सा हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को सेवा मुक्त कर दिया है? तो कौन सा अभी सेवा मुक्त हुआ है? तो आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, ये है संध्याक। कौन है? संध्याक युद्धपोत को जो है इन्होंने रिटायर्ड कर दिया है। डिटेल देख लेते हैं कि भारतीय नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत संध्याक को 40 वर्षों तक राष्ट्र सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया है। आईएनएस संध्याक का सेवा मुक्त समारोह नौसेना डाक यार्ड विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। जहाज ने अपनी कमीशन सेवा के दौरान देश के पूर्वी पश्चिमी दोनों तटों और अंडमान निकोबार के साथ साथ पड़ोसी देशों के लगभग 200 प्रमुख जल सर्वेक्षणों के कई छोटे छोटे सर्वेक्षणों में इसने भाग लिया है। और पोत के द्वारा कई ऑपरेशन किए गए हैं, जिसमें कुछ प्रमुख है, जैसे ऑपरेशन पवन 1987 में श्रीलंका में शांति सेना की सहायता करना, ऑपरेशन रेनबो 2004 की सुनामी के बाद मानवीय सहायता प्रदान करना, और जैसे कई महत्वपूर्ण अभियानों में सक्रिय भागीदारी। जहाज को 26 फरवरी 1981 को कमीशन किया गया था, यानी इसको शामिल किया गया था। और उसी दिन से जहाज भारतीय नौसेना में हाइड्रोग्राफरों का पोषण करने वाला अल्मा मेटर रहा है, और उस जिससे प्रायद्वीपीय जल के महत्वपूर्ण हाइड्रोग्राफिक कवरेज की नींव रखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट होगा। मेगा फूड पार्क से रिलेटेड है कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क, क्या इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो वह किस राज्य में किया गया है? तो वह है छत्तीसगढ़। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में किया गया है। डिटेल देख लेते हैं कि केंद्रीय प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली की उपस्थिति में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया है। मेगा फूड पार्क मूल्यवर्धन सुनिश्चित करेगा और कृषि उत्पादों के लिए लंबी शेल्फ लाइफ, किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति और उत्कृष्ट भंडारण सुविधा और क्षेत्र में किसानों के लिए एक वैकल्पिक बाजार उपलब्ध करवाएगा। पार्क में निर्मित खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे से छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रसंस्करणताओं को रोजगार भी मिलेगा, ठीक है। उपभोक्ताओं को अत्यधिक लाभ होगा और छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य प्रसंस्करण के विकास में एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा, खाद्य प्रसंस्करण को एक बूस्टअप मिलेगा। और छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं कि वहाँ के सीएम है भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण में क्या होता है फ्रेंड्स, जो खाद्य सामग्री होती है उसको बहुत लंबे टाइम तक सुरक्षित रखा जाता है फ्रीजिंग के माध्यम से, ठीक है। तो आज का जो सेशन है फ्रेंड्स यहीं पर समाप्त करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वह मेरे द्वारा ला दिए गए हैं, और आप इन क्वेश्चनों का ज़रूर बार बार रिवीजन करते रहें ताकि आपको यह एग्जाम्स तक आपके माइंड में बने रहें, ठीक है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और जो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं और मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।